नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, कल हम 16 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था विशिष्ट अवस्था में पोषण, यानी कि गर्भावस्था में पोषण संबंधी जानकारी हम ले रहे थे। कल हमने पढ़ा था गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ महिलाओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी पौष्टिक आवश्यकता होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया, और गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। कल हम पढ़ रहे थे गर्भावस्था के दौरान होने वाली पौष्टिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं क्या क्या होनी चाहिए। NIN 2010 के अनुसार यहाँ पर बताया है। NIN का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कल हमने देखे थे। पोषक तत्व दे रखे हैं सारणी के अंदर। यहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर कम क्रियाशील महिला के लिए, मध्यम क्रियाशील महिला के लिए, अधिक क्रियाशील महिला के लिए, और गर्भावस्था के लिए अतिरिक्त जो है कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में प्रोटीन की, कितनी मात्रा में ऊर्जा की, कितनी मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो आज हम चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, तालिका को देखने से पता चल जाता है कि गर्भावस्था में लगभग सभी पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्राएं जो है वो प्रस्तावित की गई है। यानी कि हमने सारणी के अंदर ये देखा कि कम क्रियाशील महिला है तो उसको ऊर्जा की 1900 कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन यदि वो गर्भस्थ है तो उसको 350 किलो कैलोरीज की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से हमने प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, आयरन है, सभी तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया कि यदि कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील महिलाओं को कितनी कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। प्लस यदि वो गर्भावस्था में है, उस समय गर्भस्थ है, तो उस समय उन्हें अतिरिक्त कितनी मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा की, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब गर्भावस्था में ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता जो होती है वो शरीर के भार और आकार में वृद्धि के कारण ही होती है। जैसे जैसे शरीर का भार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है वो अतिरिक्त ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है ना। और उसके कारण हमारे शरीर की उपापचय दर भी बढ़ जाती है। शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है और कैलोरी की मांग भी बढ़ जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान 350 किलो कैलोरीज अतिरिक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता बताई है। तथा कैलोरीज की प्राप्ति के लिए आहार में हमें जो है अनाज है, यानी कि धान है, अनाज है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, शर्करा है यानी शुगर है, फैट है, इसका उपयोग करना चाहिए अतिरिक्त ऊर्जा के लिए विशेष रूप से, परंतु बहुत अधिक मात्रा में नहीं। गर्भवती को एक बार भर पेट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी देर के अंदर 5 से 6 बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन की भी अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सामान्य रूप से होने वाली जो टूट फूट है उसकी नियमित रूप से मरम्मत के लिए जो है गर्भस्थ शिशु के शरीर के निर्माण के लिए भी, और स्वयं के नए ऊतकों और तंतुओं के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। अब प्रोटीन की आपूर्ति के लिए जो गर्भवती महिला है उनके आहार में हमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन्स को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि हम दूध है, पनीर है, सोयाबीन है, सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, मांस है, मछली। यदि वो नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन भी करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अब गर्भस्थ शिशु की जो अस्थियाँ होती है और उसके जो दांत हैं उनके निर्माण के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। तो दैनिक भोजन के द्वारा कैल्शियम की निरंतर आपूर्ति नहीं होने की दशा में गर्भस्थ शिशु जो होता है वो माता के शरीर और हड्डियों और दांतों से जो है संचित कैल्शियम से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहता है ना। तो इस समय माता की अस्थियाँ और दांत दुर्बल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जितने भी माता के दांत और उनकी अस्थियों से ही वो कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इससे माता के दांत और अस्थियां दुर्बल हो जाते हैं, तो उसे अस्थि मृद्धता यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया नाम का एक रोग हो जाता है। तो इसीलिए गर्भकाल के अंदर कम से कम 1.2 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। और कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति उच्च कैल्शियम युक्त भोजन जैसे कि दूध है, दूध से बने पदार्थ है, यानी कि दही है, पनीर है, छाछ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बंद गोभी है, शलजम है, फूल गोभी है, अंडा है आदि को आहार के अंदर सम्मिलित करना चाहिए।
और इसके साथ साथ अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कैल्शियम की गोलियां या फिर टॉनिक का सेवन भी करना चाहिए चिकित्सक की राय लेकर के। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी आयरन की आवश्यकता भी होती है ना। तो माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में जो है आयरन को हमें सम्मिलित करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को, गुड़ को, चुकंदर को, है ना, इन सभी चीज़ों से आयरन मिलता है। अब देखिए, शिशु माता के रक्त से आयरन को अवशोषित कर लेता है। माता की गर्भवती महिला के पेट में जो शिशु पल रहा है वो उसको आयरन कहाँ से मिलता है? उसको माता के रक्त से ही वो आयरन को अवशोषित करता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्रियों में जो है वो रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। और गर्भवती महिला को लौह तत्व से भरपूर भोज्य पदार्थ में हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, गुड़ है, लीवर है, मांस है, मछली है, अंडे आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और चिकित्सक की परामर्श से आयरन की गोलियां और टॉनिक, फॉलिक एसिड्स की गोलियां भी लेनी चाहिए। गर्भावस्था के भोजन में फॉलिक एसिड जो होता है इसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं, टॉनिक भी ले सकते हैं, आयरन का सिरप भी ले सकते हैं। और गर्भावस्था के भोजन में फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मेगा लोब्लास्टिक ब्लड की कमी से सुरक्षा करता है। और संपूर्ण अनाज है, मूंगफली है, तिल है, फलियां हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सूखी यीस्ट है, अंडा है, यकृत है आदि भोज्य पदार्थों में फॉलिक एसिड पाया जाता है अधिक मात्रा में। जो पत्ते वाली प्याज है उनमें, तो इनको अतिरिक्त मात्रा में जो है वो गर्भवती महिला को यूज़ में लेना चाहिए। तो गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन भोज्य पदार्थों को अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के विटामिन है, जैसे थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, इनकी आवश्यकताएं भी जो है ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ती जाती है। यदि ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी तो इनकी आवश्यकता भी अधिक होगी, क्योंकि ये तीनों ही विटामिन जो होते हैं ऊर्जा के उपापचय में और कार्बोस, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करने के उपयोग में ही आते हैं तीनों विटामिन्स। तो यदि ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी तो इन तीनों विटामिन्स की आवश्यकता भी अधिक होगी, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करने का कार्य करते हैं। और गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन ए है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी। और विटामिन सी जो होता है ये कोलेजन का निर्माण करने में भी काफ़ी कार्य करता है। अब देखिए, विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है और ये कोलेजन जो है शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विटामिन B12 जो होता है ये पर्सीनियस ब्लड की कमी के बचाव के लिए आवश्यक है। और इसके अभाव में गर्भवती माताएं जो होती हैं इनमें लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाती है। और विटामिन ए शरीर की वृद्धि और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। तो गर्भावस्था के दौरान हमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, है ना। और गर्भावस्था में इनकी अतिरिक्त जो है वो आवश्यकता बहुत ही कम होती है, तथा इसकी आपूर्ति जो है प्रतिदिन के लिए प्रस्तावित सामान्य मात्राओं से ही हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है ना, इन सभी को अपने आहार के अंदर जो है वो हमें सम्मिलित करना चाहिए। गर्भवती महिला को पौष्टिक तत्वों के साथ साथ जल और तरल पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। देखो, हमने गर्भवती महिला के लिए सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकताओं को तो रखा ही है, साथ साथ हम ये ना भूलें कि उनको जल और तरल पदार्थों की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि जल और तरल पदार्थ ही रक्त की तरलता को बनाए रखने के लिए काम में आते हैं। इसके साथ साथ ये अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। तो गर्भवती महिला को दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास जल पीना चाहिए। और गर्मी की ऋतु में जल की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और फलों का रस है, सब्जियों का सूप है, दूध है, छाछ है आदि अन्य पेय पदार्थ जो होते हैं वो दैनिक आहार में जो है वो सम्मिलित जरूर करने चाहिए। तो देखा हमने कि गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार से पौष्टिक आवश्यकता होती है, किन किन तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है और किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, इनकी कमी से क्या क्या हो जाता है, ये सभी हमने देखा। अब चलते हैं कि आहार व्यवस्था गर्भवती महिला के लिए आहार व्यवस्था में किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, गर्भावस्था में आहार व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। गर्भकाल में शिशु का पूर्ण और अच्छे से विकास हो, इसके लिए सभी पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति के लिए महिला को अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का चयन जो है वो नीचे दी गई तालिका के अनुसार करना चाहिए। तो हम चलते हैं, ये तालिका क्या कह रही है। अब देखिए बच्चों, गर्भवती महिला के लिए दैनिक संतुलित आहार NIN, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो
अब देखिए यहाँ पर ये भोज्य समूह दे रखे हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर भोज्य पदार्थों की मात्रा दे रखी है ग्राम के अंदर। अब यहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर बताया है कि कम क्रियाशील महिला के लिए कितना, मध्यम क्रियाशील के लिए कितना, अधिक क्रियाशील महिला के लिए कितना, और अतिरिक्त आवश्यकता कितनी है, ठीक है, गर्भवती महिला के लिए। यदि कम क्रियाशील महिला है तो अनाज की आवश्यकता 270 ग्राम होगी। यदि मध्यम क्रियाशील है, थोड़ी मेहनत करती है, तो 330 ग्राम अनाज की आवश्यकता होगी। यदि अधिक मेहनत और श्रम करने वाली महिला है तो उनके लिए 480 ग्राम जो है अनाज की आवश्यकता होती है। अब दालों की बात करें तो दाल जो है कम क्रियाशील महिला के लिए 60 ग्राम, और मध्यम क्रियाशील के लिए 75 ग्राम, और अधिक श्रम करने वाली महिला के लिए 90 ग्राम दालों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि गर्भवती महिला के लिए डेली रूटीन में किस प्रकार से आहार आयोजन हम कर सकते हैं। अब देखिए दूध का देखें तो दूध जो है कम क्रियाशील महिला है तो उसके लिए 300 ml दूध, यानी कि 3 पाव दूध उसे लेना चाहिए, और मध्यम क्रियाशील है तो भी 300 ml, और यदि अधिक क्रियाशील है तो उनको भी 300 ml दूध लेना चाहिए। यदि वो गर्भवती है तो उसे 200 ml दूध और बढ़ा देना है ना। और कंदमूल की बात करें जिसमें प्याज है, टमाटर है ना, ककड़ी है, ये जो है 200 ग्राम जो है हम लेंगे। कम क्रियाशील महिला के लिए 200 ग्राम, और मध्यम क्रियाशील के लिए भी 200 ग्राम, और जो आपकी अधिक श्रम करने वाली महिला है उनके लिए भी 200 ग्राम, है ना। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसी प्रकार से 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, और यदि गर्भवती महिला है तो 5 ग्राम और बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। अन्य सब्जियां भी ठीक इसी प्रकार से। और फल यदि लेंगे तो देखो एक फल लेना है, 100 ग्राम फल, यानी कि एक फल डेली। कम क्रियाशील महिला के लिए भी एक फल, मध्यम क्रियाशील के लिए भी एक, और यदि अधिक श्रम करने वाली महिला है तो उसके लिए भी एक, और यदि वो गर्भवती है तो कम से कम 2 फल उसे लेने चाहिए, प्लस एक फल और बढ़ा देना है ना। ठीक इसी प्रकार से इस सारणी को हम समझेंगे और समझ करके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि मांसाहारी महिला है तो 30 ग्राम दाल के बदले में वो 50 ग्राम जो है अंडा है, मांस है, मछली आदि का उपयोग कर सकते हैं, यदि वो नॉनवेज खाते हैं तो, है ना। अब इस तालिका के अनुसार आहार आयोजन करने से पहले हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने इस तालिका के अनुसार अपना आहार आयोजन तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के किस चरण में है, क्योंकि प्रथम चरण में प्रथम 3 महीने में महिला को अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें कुछ भी खाने के लिए दिया जाएगा तो वो नहीं खा पाती है ठीक ढंग से, और उस समय उन्हें जो है उल्टी और जी घबराना, जी मिसलाना आदि की शिकायत रहती है। तो इस सारणी के अनुसार जो है हम प्रारंभिक चरण में जो है गर्भवती महिला को ये सब नहीं दे सकते, है ना। हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सभी ले सकती हैं, है ना। और जैसे जैसे प्रथम चरण से द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे पौष्टिक तत्वों की मांग जो है वो बढ़ती जाएगी। प्रथम चरण के अंदर न तो इतनी मांग होती है और न ही जो है वो कोई भी गर्भवती महिला खा पाती है। तो अंतिम 3 माह में सबसे ज़्यादा जो है इनकी आवश्यकता होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। गर्भवती महिला को सुबह सुबह सोकर उठते ही तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे कॉफ़ी है, दूध है, छाछ है आदि पीने के लिए नहीं देने चाहिए, बल्कि उन्हें ठोस पदार्थ जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, भुने हुए चने हैं, ये खाने को देने चाहिए। गर्भवती महिला को एक बार भोजन न दे करके, जैसे एक बार भर पेट कर भोजन नहीं करना है, बल्कि 5 से 6 बार में टुकड़ों में थोड़ी मात्रा में जो है वो भोजन देना है। इसके साथ साथ आहार सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तला भुना हुआ ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, और जिससे अपच नहीं हो, छाती में जलन नहीं हो, है ना। और आहार में गैस उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों को जैसे चने हैं, उड़द है ना, चमले हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली है, आलू है आदि का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके साथ साथ आहार में रेशा युक्त भोज्य पदार्थों को जैसे चोकर युक्त आटा है ना, और छिलके वाली दालें हैं, साबुत अनाज है, सलाद है, फलों को सम्मिलित करना चाहिए, और जिससे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा आहार नाल है वो ठीक ढंग से कार्य कर सके और हमारा पाचन वाचन सब ठीक ढंग से हो और कब्ज की शिकायत ना हो, मस्से की प्रॉब्लम ना हो। भोजन में रेचक पदार्थ यानी कि बथुआ है, पालक है, पपीता है आदि को भरपूर जो है हमें सेवन करना चाहिए, ताकि पेट भी साफ रहे और पोषक तत्व जो है वो मिलते रहे।
अब मैदे की रोटी, नान, मैदे से बने हुए व्यंजनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे कब्ज की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और आहार में प्रचुर मात्रा में तरल पेय पदार्थों को जैसे कि नारियल पानी है, सूप है, दूध है, फलों का रस है, शिकंजी है, छाछ है आदि का कर सकते हैं सेवन। और भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ताजे फल है आदि को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। और दूध से बने पदार्थों का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा। इससे विटामिन्स है, खनिज लवण है, इनकी पूर्ति होती रहेगी और पोषक तत्व जो है गर्भवती महिला को पूर्ण रूप से मिलते रहेंगे। अब देखिए, दैनिक भोजन में अंडा है, मांस है, मछली है आदि को स्थान देना चाहिए यदि वो नॉनवेज खाते हैं तो, है ना। और यदि शाकाहारी है तो वो विभिन्न प्रकार के मिश्रित भोज्य पदार्थों को जैसे अनाज है, प्रोटीन्स है, दूध है, दालें हैं, है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं आदि को अपने आहार में जो है वो सम्मिलित कर सकते हैं। अब देखिए, अनाज, दूध, दाल आदि को सम्मिलित कर सकते हैं, प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं गर्भवती महिला के लिए। और भोजन में नमक का सेवन जो है अत्यधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सूजन की संभावना ज़्यादा रहती है गर्भावस्था के दौरान। और रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, सोने के 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। और चिकित्सक के द्वारा दी गई गोलियों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। आहार में चाय, कॉफ़ी आदि का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तंबाकू या मादक पेय पदार्थ बिल्कुल भी उसमें नहीं लेने चाहिए गर्भवती महिलाओं को। अब कब्ज होने पर रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 4 से 5 मुनक्के के गुनगुने दूध के साथ लेने से कब्ज नहीं रहती है। और सोने से पहले गर्म दूध पीने से भी नींद अच्छी आती है। तो गर्भवती महिलाओं को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो हमने देखा गर्भवती महिलाओं की आहार व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए और हमने एक सारणी के द्वारा भी बताया है कि गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से कितनी कितनी मात्रा में जो है वो सभी खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन सभी खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से पहले जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने आहार व्यवस्था का आयोजन करते समय, है ना। तो उनके बारे में हमने सभी बातों का अध्ययन किया और किस प्रकार से जो है गर्भवती महिलाओं के लिए आहार आयोजन हमें करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को के क्या क्या लक्षण होते हैं, गर्भवती महिलाओं को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है और उनको अपने आहार आयोजन में किन किन खाद्य पदार्थों को कितनी कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है और ये लेसन भी हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।